हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर डाल चुका हूं मध्य प्रदेश के आधुनिक काल आधुनिक इतिहास की। सारा आधुनिक इतिहास कंप्लीट होने वाला है। ये 2 लेक्चर और बचे। इस लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश में इसकी क्या गतिविधियां रही है उसके बारे में जानेंगे कि कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको बनेंगे और हमको जानकारी होना दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे। मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पे प्रीवियस वीडियो और आने वाली वीडियो की लिंक वहीं पे आप लेक्चर्स की विजिट करें चैनल को, उसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में कब? ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? पूरी तारीख याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की गई थी दोस्तों। और इसका जहां स्थापना की गई थी वहीं पहला अधिवेशन हुआ था। तो इसका पहला अधिवेशन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था दोस्तों। पहली बैठक, इसका पहला अधिवेशन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, यह भी याद रखना है। जब इसकी स्थापना हुई दोस्तों, तो इसकी स्थापना में अपन ने पढ़ लिए 28 दिसंबर 1885 को। जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्वेश्चन आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। इस अधिवेशन, पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, ये याद रखना है अपने को। क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन दोस्तों 1884 से लेके 88 तक, 1884 से लेके 1888 तक के भारत के वायसराय रहे हैं लॉर्ड डफरिन। तो डायरेक्ट अपने को पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने इनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों की संख्या है सूक्ष्मदर्शी है। अल्पसंख्यकों की संख्या है सूक्ष्मदर्शी है, ये उन्होंने कहा था। इतना याद रखना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इतना अपने को पता चल गया। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था दोस्तों। अब उसके बाद आता क्या है? उसके बाद अपन दूसरा अधिवेशन पढ़ेंगे जो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उसके पहले अपन यहाँ पे थोड़ी सी काम की चीज को डिस्कस कर लेते हैं। काम की चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। तो समझ में आ गया दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे पूछा जा सकता है कि इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो अपने को पता चल गया। इसके संस्थापक थे A.O. नाम था उनका A.O. ह्यूम, याद रखना है ना। ये A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे दोस्तों। संस्थापकों में नाम आता है ना, A.O. ह्यूम संस्थापक थे। इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? A.O. ह्यूम का अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम था, A.O. ह्यूम, है ना। ये A.O. ह्यूम जो थे दोस्तों, ये थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य भी थे। जो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य भी थे। तो इसके संस्थापकों में नाम आता है, डायरेक्ट आएगा अपने को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम के साथ साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी शामिल थे। दादा भाई नौरोजी और दिनसा
वाचा भी शामिल थे दोस्तों, याद रखना है। दिनचा वासा भी शामिल थे, दिनचा वाचा भी शामिल थे। तीन लोग शामिल थे, समझ आ गए। लेकिन मेन नाम आता है इनका A.O. ह्यूम का। तो संस्थापक भी अपने को पता चल गया। अब अपन देखते हैं यहाँ क्या है। 1885 में कांग्रेस के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता में उत्साहपूर्वक आंदोलन में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष भी किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति तक के लोगों ने संघर्ष भी किया। तो ये अपने को पता चल गया यहाँ से काम की जानकारी, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 1885 में कांग्रेस के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता में उत्साहपूर्वक कि मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता में भी उत्साहपूर्वक आंदोलन में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया। दोस्तों आंदोलनों में निर्वहन किया, अधिवेशनों में जाते थे, निर्वहन किया। ये एक फैक्ट याद रखना है। अब देखिए मध्य प्रदेश के संबंध में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो 1886 का अधिवेशन पढ़ेंगे अपन, है ना। 1886 का अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था। नागपुर का अधिवेशन को पढ़ेंगे, 1991 में हुआ था, है ना। और लाहौर अधिवेशन पढ़ेंगे और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में हुआ था, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इन्होंने ही इसका नामकरण भी किया था कि इसका नाम अपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखते हैं करके, है ना। तो जब सेकंड अधिवेशन हुआ दोस्तों, जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसमें मध्य भारत और मध्य प्रदेश से किन किन लोगों ने सहयोग किया था, ये अपने को पता होना है। कौन गया था? तो मध्य भारत और मध्य प्रदेश से बापूराव, गंगाधर चिटनिस और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। क्वेश्चन आ सकता है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में मध्य भारत से बापूराव, गोपाल राव भिंडे, इनका भी नाम आता है, बापूराव, गोपाल राव भिंडे, दादा खिनखेड़े, गंगाधर चिटनिस और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। गंगाधर चिटनिस और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। यहां पे कितने नाम लिखे हैं दोस्तों? यहां पे 3 नाम लिखे हैं, बापूराव, गंगाधर चिटनिस और अब्दुल अजीज। इसके अलावा भी 2 नाम मिलते हैं। किस किस के ने? बापूराव तो मैंने बता दिया, गोपाल राव भिंडे भी गए थे, दादा किनखेड़े ने भी भाग लिया था। और तो 2 नाम मैंने अलग बता दिया, तो 5 हो गए ना। 5 लोग ने भाग लिए थे, बापूराव, गंगाधर चिटनिस, अब्दुल अजीज और अगला नाम आता है गोपाल राव भिंडे और दादा किनखेड़े ने भाग लिए थे। 5 लोगों ने भाग लिए थे मध्य भारत से सेकंड अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पूछा जा सकता है दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों कई सारे अधिवेशन हुए, है ना। उसके बाद बहुत सारे अधिवेशन हुए। तो उसके बाद फिर नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ था। 1891 में हुआ था दोस्तों नागपुर अधिवेशन। ये 7वां अधिवेशन था दोस्तों। ये 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। जिसकी अध्यक्षता नाम था उनका पी आनंद चार्लू ने की थी। इस अधिवेशन से मध्य प्रांत और मालवा में शिवाजी एवं गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली थी दोस्तों। अनुमति मिल गई थी कि मालवा में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाएंगे, करके ये मान्यता मिल गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पहली पूछा जा सकता है। इस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिल गई थी। ये शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव इसलिए मनाते थे दोस्तों, देखो गणेश उत्सव मनाने से एक फायदा ये था कि लोग बाहर गणेश भगवान की प्रतिमा लगा के बाहर जो अभी या पंडाल लगा के करते हैं, उसके माध्यम से लोग वहां एकत्रित हो सकते थे, सलाह कर सकते थे कि अंग्रेजों को कैसे मीटिंग कर सकते थे। देखो एक वो बहुत बड़ा फायदा मिल गया था उनको, क्योंकि रात में जगना, मीटिंग करना, तो ये एक उसका बहुत ही अच्छा तरीका था। क्योंकि अंग्रेज सरकार गुट बनाने में तो मना कर रही थी कि कोई साथ में नहीं रहेगा, कोई ज़्यादा लोग मिलके नहीं रहेंगे, भीड़ नहीं लगाएगा, चर्चा नहीं होगी, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा उनको वो मिल गया था कि शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के बहाने गणेश उत्सव मनाते थे। मनाने के अलावा उन लोग रात में बैठ के मीटिंग करा करते थे, कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए, कैसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया जाए, क्या किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा उनको वो मिल गया था, बोल सकते हैं, है ना। तो ये अपन को याद रखना है, ये जो 7वां अधिवेशन हुआ था।
कौन सा 7वां अधिवेशन नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुई थी। यहीं से मालवा में शिवाजी और गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली थी। अगला है लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1893 में। लाहौर अधिवेशन ये 9वां अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था, इसलिए उसका नाम लाहौर अधिवेशन है। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी दोस्तों इसकी भी। इस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और उस अधिवेशन में मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया था। मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया था, यह पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ना। और दोस्तों 1904 में बता रहा हूं, ये साथ में इनने क्या कहा था, 1904 में मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कूट आलोचना की थी। पूछा जा सकता है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कूट आलोचना किसने की थी? हरि सिंह गौर ने। कूट आलोचना हरि सिंह गौर ने की थी, इतना याद रखना है। तो ये अपने को समझ में आ गया, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता और हरि सिंह गौर ने भाग लिया था, यह पूछा जा सकता है। हरि सिंह गौर ने भाग लिया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है दोस्तों। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है दोस्तों। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और ये कौन से नंबर का था? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है और ये 93वां नंबर का था। ये कौन से नंबर का था? तो ये 93 नंबर का था दोस्तों, याद रखना है। 93 नंबर का अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। डायरेक्ट आ सकता है कौन से सन में हुआ था? 1939। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना। और वो भी देखो गांधी जी के समर्थक। गांधी जी ने किसको खड़ा किया था कि बोले, गांधी जी ने बोले थे किसको? पाठाभी सीतारमैया को बोले थे तुम अध्यक्ष बनो, यानी अध्यक्ष बनो करके उनको खड़ा किए थे। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारमैया को हराकर, किसने हराया था? पाठाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे दोस्तों। तो गांधी जी किसके समर्थन में थे? उसके समर्थन में थे। पाठाभी सीतारमैया को खड़ा किया था उन्होंने अध्यक्ष बनने के लिए। तो गांधी जी के समर्थन पाठाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, याद रखना है ना। तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी नामक स्थान जबलपुर में हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट के पास त्रिपुरी में हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट है ना, नर्मदा नदी में तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरा में हुआ था 1939 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। इतना समझ में आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में, देखो गांधी जी के समर्थन पाठाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। अब जब ये अध्यक्ष बने तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकी मतभेद होने के कारण दोस्तों, काहे की पसंद नहीं आया होगा, तो मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखो, जब बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। अब इस्तीफा दे दिया तो पद खाली हो गया, अब फिर से चुनाव तो होने, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। तो अपने को मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सुभाष चंद्र बोस पाठाभी सीतारमैया को हराकर, गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। बाद में कुछ मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इतने अपने लायक के, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, वनडे एग्जाम के हिसाब से। आगे समझ में, 4 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इतना याद रखना है। सन भी याद रखना है, कौन से नंबर का था ये याद रखना है, क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं उसको याद रखना है। ये एक लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव के बारे में बताया गया है। तो बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, किसके सहयोग से? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव के साथ ही,
है ना। बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव के साथ ही सहयोग से ही गणेश उत्सव का आयोजन बुरहानपुर शहर के मार्तंडराव मजूमदार ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, नाम आ सकता है, बुरहानपुर शहर में सबसे पहले हुआ था और ये था नाम मार्तंडराव मजूमदार ने प्रारंभ किया था। मार्तंडराव मजूमदार ने प्रारंभ किया था। मार्तंडराव मजूमदार ने बुरहानपुर में तिलक हाल की स्थापना भी की थी। बाल गंगाधर तिलक के नाम पे एक तिलक हाल की स्थापना भी की थी। मार्तंड राव मजूमदार पहली राज्यसभा के सदस्य भी थे। जो पहली राज्यसभा बनी थी उसके सदस्य भी थे दोस्तों, पहली राज्यसभा के सदस्य भी थे। मैंने बता दिया था गणेश उत्सव शुरू किसने करवाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गणेश उत्सव शुरू हुआ था, उससे मीटिंगें होती थी, बाहर पंडाल लगा के उससे लोग प्लानिंग कर सकते थे अंग्रेजों को कैसे क्या निकाला जाए। ये बहुत ही आसान हो गया था क्योंकि गणेश उत्सव के माध्यम से अंग्रेजों, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये याद रखना है। इनका भी नाम याद रखना है, राजा मार्तंडराव मजूमदार का, है ना। अगला बात करेंगे हम स्वामी विवेकानंद की। तो मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद तो 1893 में शिकागो में सम्मेलन हुआ था दोस्तों। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था तो 1893 में शिकागो सम्मेलन के पहले स्वामी विवेकानंद मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की यात्रा करी थी। तो शिकागो जाने के पहले एक बार खंडवा शहर की यात्रा भी करी थी स्वामी विवेकानंद ने, इंपॉर्टेंट है। खंडवा शहर की यात्रा भी करी थी स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने नगर पालिका में तत्कालीन प्रेसिडेंस बाबू हरिदास चटर्जी के यहाँ मेहमान नवाजी भी की थी। तो किसके यहाँ मेहमान नवाजी करी थी इन्होंने खंडवा में, तो उन्होंने नगर पालिका के तत्कालीन प्रेसिडेंस बाबू हरिदास चटर्जी के यहाँ मेहमान नवाजी करी थी। बाबू हरिदास चटर्जी के यहाँ मेहमान नवाजी करी थी, ये भी एक नाम याद रखना है ना। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अपन उधर पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से। यहाँ पे अपने को इतना पता चल गया ना, 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे ये, अमेरिका के शिकागो शहर के धर्म सम्मेलन में। किसके यहाँ मेहमान नवाजी करी थी, इनका नाम याद रखना है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में और जीके। देखो दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश का इतिहास हम यहां डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में जबलपुर में हुई, याद रखना, पूछा गया है एक बार, है ना, कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कब हुई, तो 1906 में हुई। कहां से हुई, जबलपुर से हुई, यह अपने को याद रखना है। फिर 1907 में जबलपुर में ही क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था, पूछा जा सकता है कहां पे किया गया था, जबलपुर में, और 1907 में, सन भी याद रखना है। क्रांतिकारियों ने एक दल बनाए थे जिसका नाम था क्रांतिकारी दल। तो क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था 1907 में जबलपुर में। उसके बाद 1916 में दोस्तों, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में कब की गई, 1916 में। सन भी इंपॉर्टेंट है, जबलपुर भी इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग, उसका नाम था अखिल भारतीय होम रूल लीग, एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। क्या था यह होम रूल लीग, एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, किसके द्वारा पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन, खुद का शासन के लिए, स्वशासन यानी खुद का शासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी, जिसे होम रूल के नाम से जाना जाता था। होम यानी घर में रूल, होम रूल स्वशासन खुद का शासन, होम रूल, होम में रूल, खुद का स्वशासन यानी स्वशासन खुद का शासन, भीतरी शासन, है ना, के नेतृत्व करने के लिए की गई थी। अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, कहां की गई थी, किसने की थी, 1916, याद रखना है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में गांधी जी के आंदोलन। गांधी जी के आंदोलन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे हम खिलाफत आंदोलन। खिलाफत नाम से पता चल रहा है हम खिलाफ है, खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से लेके 1920 तक चला। सन याद रखना है, 1919 से लेके 1920 तक चला दोस्तों, 1919 से लेके 1920 तक चला, ये सन इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन था क्या दोस्तों, सबसे पहले तो ये अपने को समझ में आना चाहिए खिलाफत आंदोलन था क्या। तो खिलाफत आंदोलन
अली बंधुओं जिसमें नाम आता है मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था, ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाया था, उसे ही ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था। आंदोलन खिलाफत आंदोलन को बहाली के लिए रखा गया था, बहाली के लिए था, खिलाफत आंदोलन बहाली के लिए था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसका समर्थन महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी किया था खिलाफत आंदोलन का, कि हम खिलाफ है ना, हम खिलाफ है। ये आंदोलन का मतलब यही था, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, हम ब्रिटिश के खिलाफ है ना। खिलाफ आंदोलन एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन बना, हम ब्रिटिश राज्य के खिलाफ है, इसका मतलब ये था। तो मध्य प्रदेश में क्या गतिविधियां रही हैं तो उसको अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो देखो, तुर्की देश है, तुर्की में खिलाफा पद को बचाने के लिए एक खिलाफा पद होता था दोस्तों, एक खिलाफा पद होता था, है ना। अरबी भाषाओं के शासक को खिलाफा कहते हैं। जो अरबी भाषा में शासक जो होते हैं अपने शासक कहते थे, तो अरबी भाषा में शासक को खिलाफा कहते हैं, अरबी भाषा में शासक को खिलाफा कहते हैं। तो तुर्की में खिलाफा पद को बचाने के लिए, वहां का खिलाफा पद समाप्त हो रहा था, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बारे में। बचाने के लिए भारत में अली बंधु व मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खां, भारत में अली बंधु का नाम आता है और मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब्दुल जब्बार खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखना इसका नाम, अब्दुल जब्बार खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस दौरान अमजल खां एक आंदोलन करता थे। इस दौरान क्या हुआ, अमजल खां एक आंदोलन करता थे जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहरा दिया था, अपना भारतीय झंडा, जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका पर भारतीय झंडा फहरा दिया था, यानी झंडा फहरा दिया था। तो समझ में आ गया, ये क्या नाम याद रखना है यहाँ पे, टर्की के खिलाफा पद को बचाने के लिए भारत में अली बंधु व मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दो नाम इंपॉर्टेंट है, अली बंधु और अब्दुल जब्बार खां। उसके अलावा इस दौरान अमजल खां का नाम आता है। इसके अलावा अमजल खां एक आंदोलन करता था जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका भवन में झंडा फहरा दिया था। खिलाफत आंदोलन से इतनी चीजें थी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, नाम से पता चल रहा है असहयोग, हम सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में आया दोस्तों, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह आंदोलन था, समझ में आ गया क्या था ये। तो असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्य पूर्ण कानून, जो अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्य पूर्ण कानून और कार्यों के विरोध में जो अंग्रेज लोग कार्य करते थे उनके विरोध में, अंग्रेजों के कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था दोस्तों, देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में स्पष्ट किया गया था कि हम स्वराज ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो समझ में आ गया, असहयोग आंदोलन, हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजों का, अंग्रेजी कानून का, ये सब बताया गया था। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1920 में की गई थी, पूछा जा सकता है 1 अगस्त 1920। अब इसमें देखते हैं अपने मध्य प्रदेश में क्या गतिविधि रही है। तो मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व प्रभाकर टुंडीराज ने किया था, टुंडीराज ने किया था, इंपॉर्टेंट नाम है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में प्रभाकर टुंडीराज ने किया था, नाम याद रखना है इनका, प्रभाकर टुंडीराज ने किया था। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। महात्मा गांधी जबलपुर आए थे, कब आए थे, 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया असहयोग आंदोलन के चलते। 1922 में सीहोर व झाबुआ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया,
है ना। 1922 क्या नाम है, 1922 में सीहोर और झाबुआ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया दोस्तों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और 1921 में उमर खां और मास्टर लाल चंद्र सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स, रतलाम आने वाले थे, जो प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के राजा एक नाम था उनका, प्रिंस ऑफ वेल्स बोलते थे उसको, तो प्रिंस ऑफ वेल्स रतलाम आने वाले थे। तो 1921 में उमर खां और मास्टर लाल चंद्र सिंह, दो नाम मिलते, उमर खां और मास्टर लाल चंद्र सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम आने पर विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा, जिसके गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी दोस्तों। उनको 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। आ गया समझ। अगला है महाकौशल, जबलपुर में इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, और बाद में माखनलाल चतुर्वेदी ने भी इसका नेतृत्व किया असहयोग आंदोलन का, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके नाम याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, जबलपुर से किसने किया, किन किन लोगों ने किया, क्या किया, सब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो समझ में आ गया असहयोग आंदोलन, समझ में आया क्या। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखना है ना। याद तो आपको रखना पड़ेगा, पढ़ने में तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या बता रहे हैं, लेकिन याद रखना भी तो जरूरी है। तो यहां से समझ में आ गया दोस्तों, असहयोग आंदोलन से आपको यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। अब बात करेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है दोस्तों, ये क्या है? सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है विनम्रता के साथ तिरस्कार या उल्लंघन। सविनय अवज्ञा का अगर हम मीनिंग देखें या मीनिंग सोचें तो उसकी मीनिंग क्या होती है? विनम्रता के साथ तिरस्कार या उल्लंघन। विनम्रता के साथ, ऐसा नहीं दंगे फसाद से नहीं, विनम्रता के साथ तिरस्कार या उल्लंघन। हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं राज्य की ओर से जो कानून, राज्य की ओर से जारी कानून, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से जो जारी कानून का था, कानून का नम्रतापूर्वक विरोध या अवमानना या ना मानना, अवमानना या ना मानना। तो अपने को यहां से क्या क्या याद रखना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 में की गई थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के कारण हुई थी। जो दांडी मार्च शुरू किया था ना महात्मा गांधी ने, उसमें की थी। दरअसल 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने जो साथ मिलकर दांडी मार्च का आयोजन किया था, जो साथ मिलकर दांडी मार्च का आयोजन किया था, इस यात्रा में महात्मा गांधी ने लगभग 78 सदस्यों की पैदल यात्रा प्रारंभ की थी। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। क्वेश्चन आ सकता है दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? दांडी मार्च हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी नामक स्थान तक पहुंचा था, है ना। दांडी पहुंचने के पश्चात महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित नमक कानून का उल्लंघन किया था। नमक कानून जो बनाकर जो उल्लंघन किया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। अंग्रेज शासन के अनुसार किसी भी भारतीय द्वारा नमक बनाए जाने का कार्य गैर कानूनी था माना जाता था, है ना, क्योंकि नमक एक पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत का एकाधिकार स्थापित था, है ना, नमक बनाने में, है ना। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक को उठाकर अंग्रेजी सरकार की अवज्ञा की थी। इसके साथ ही नमक कानून की अवज्ञा करने की प्रक्रिया को पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैं वही बताना चाह रहा था कि इस दौरान उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो इसी प्रकार इसी के साथ नमक कानून की अवज्ञा करने की प्रक्रिया को पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है ना, जाना जाता है। तो अपने को मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहां क्या याद रखना है?
1930 में महात्मा गांधी जी ने डांडी में गिरफ्तार कर लिया गया था। डांडी पहुंचे वो, साबरमती आश्रम से डांडी मार्च की शुरुआत हुई, पैदल चाल से कहां तक पहुंचे, डांडी पहुंचे, वहां नमक कानून तोड़े और वहां नमक कानून तोड़ने के बाद 1930 में ही गांधी जी को डांडी में गिरफ्तार कर लिया गया। डांडी में गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के पश्चात मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व, अब मध्य प्रदेश में यह आंदोलन चलाना तो था, मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व देवदास गांधी ने किया था, इंपॉर्टेंट है। सेठ गोविंद दास ने किया था, यह भी नाम इंपॉर्टेंट है। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। ये 3 नाम मिलते हैं दोस्तों, ये 3 नाम मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। ये 3 नाम मिलते हैं, सेठ गोविंद दास यानी देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने इसका नेतृत्व किया था। इस दौरान सिवनी जिले में, अब सिवनी जिले में भी दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नमक बनाकर कानून तोड़ा था, तो इस दौरान सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने भी नमक बनाकर सत्याग्रह किया, नमक बनाकर सत्याग्रह किया, नमक बनाकर सत्याग्रह किया, नमक कानून तोड़ा और सत्याग्रह किया। तो समझ में आया क्या, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, ये अपने को याद रखना है। कहाँ की गिरफ्तार करने के बाद कौन ने नेतृत्व किया और सिवनी जिले से किसने नेतृत्व किया था, पूछा जा सकता है। अब उसके बाद फिर से क्या होता है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, दूसरी बार ऐसा ही होता है। देखो दोस्तों, उसके बाद आगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो ये कब शुरू हुआ, 3 जनवरी 1932। तो 3 जनवरी 1932 को पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसके प्रभाव असर देखने को मिला। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 1932 में। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप उधर इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में आंदोलन को चलाया। गांधी जी ने 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया। इसी दौरान 1933 में उन्हें जबलपुर का दौरा किया था। इसी दौरान उन्होंने जबलपुर का दौरा किया, जबलपुर आए, जबलपुर का दौरा किया 1933 में। इसी दौरान जबलपुर में हरिजन छुआछूत आंदोलन का विरोध भी किया था। हरिजन छुआछूत आंदोलन हुआ था दोस्तों, एक हरिजन छुआछूत एक आंदोलन हुआ था छुआछूत को मिटाने के लिए, अस्पृश्यता, छुआछूत। गांधी जी जो अछूत लोगों को हरिजन कहकर पुकारते थे, है ना, हरिजन कहकर पुकारते थे। गांधी जी के द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था, हरिजन कहकर पुकारते थे। तो समझ में आ गया दोस्तों। उस टाइम पे यहाँ जबलपुर, गांधी जी जबलपुर आए, इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में उन्होंने 21 दिन का उपवास भी रखा था दोस्तों, 21 दिन का उपवास भी किया उन्होंने, है ना। महात्मा गांधी ने ही आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया और हरिजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 वर्षीय अभियान की शुरुआत भी की थी। 1 वर्षीय अभियान की शुरुआत भी की थी। उनका मानना था, उपवास के दौरान गांधी जी ने यहां भी कहा था, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। ये भी उन्होंने कहा था, या तो छुआछूत को हमारे बीच से समाप्त कर दो, या तो मुझे यहां से हटा दो, या मुझे इनके यानी मुझे अपने बीच से हटा दो, ये कहा था। तो ये याद रखना है, ये जो बताया मैंने, हरिजन छुआछूत आंदोलन जबलपुर में हुआ था, पूछा जा सकता है, ये है कि नहीं, ये पूछा जा सकता है। 1933 में हुआ था ये, 1933 ये 32 में ये हुआ, 1933 में। अगला बात करेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तारीख इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। जो काकोरी कांड हो गया था, है ना, 9 अगस्त को, उसके बाद काकोरी कांड भी हुआ था उसी टाइम पे।
तो समझ में आया। तो अपने को यहां से क्या क्वेश्चन आएंगे, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 को विदिशा से हुई थी दोस्तों। विदिशा ग्वालियर रियासत के विदिशा क्षेत्र से हुई थी, पूछा जा सकता है। ग्वालियर रियासत ऑप्शन नहीं देगा तो विदिशा क्षेत्र देगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 को विदिशा क्षेत्र से हुई थी, विदिशा से हुई थी। इसके बाद मंडलेश्वर में जेल था दोस्तों। खरगोन के मंडलेश्वर में एक जेल था, वहां पे कैदियों ने अंग्रेजों के विरोध किया था। कैदियों ने जेल की दीवार को तोड़ फोड़ के अंग्रेजों का विरोध किया था, दीवारों को तोड़ दिया था, गेट को तोड़ दिया था। तो मंडलेश्वर जेल में कैदियों ने तोड़ फोड़ करके दीवारों की तोड़ फोड़ कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात करी। अब 1942 में भारत छोड़ो यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जबलपुर आए, जबलपुर में द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की और इस आंदोलन को प्रभावी बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन से इतना ही याद रखना है, तारीख और विदिशा क्षेत्र, मंडलेश्वर जेल। अब लास्ट में देखिए दोस्तों, उदय चंद्र जैन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं ये। उदय चंद्र जैन जो अंग्रेजों की बंदूक के सामने सीना तानकर खड़े हो गए थे दोस्तों। अंग्रेजों की बंदूक के सामने सीना तानकर खड़े हो गए थे। क्या जज्बा रहा होगा इनका, देखिए। वीर, क्या लिखा है, वीर उदय चंद्र जैन 20 वर्ष की उम्र के थे दोस्तों, मात्र ये 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जो जुलूस निकला हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जो जुलूस निकला हुआ था और सभा आयोजन की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अंग्रेजों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट अमर शहीद रहे हैं ये, है ना। तो इनका नाम याद रखना है ना। देश में अंग्रेजों की कैद से देश को अंग्रेजों की कैद से आजाद कराने के लिए भारत माता के सपूत शहीद हुए थे। भारत माता के एक सपूत के नाम में इनका नाम गिना जाता है। भारत माता के एक सपूत थे, है ना, सपूत थे, इनका नाम गिना जाता है। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के मंडला जिले के थे, याद रखना, मंडला जिले के, जिनका नाम था उदय चंद्र जैन दोस्तों। मंडला जिले के उदय चंद्र जैन ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने सीना तानकर खड़े हुए और अमर शहीद उदय चंद्र जैन वीर, यानी तो ये समझ में आ गया कि इनके मंडला के थे, याद रखना है। 20 वर्ष की उम्र में मात्र अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े, भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, मंडला जिले के थे। क्या जज्बा और क्या जोश रहा होगा इनका याद रखना है। ये क्या नाम था इनका, नाम याद रखना है, मंडला जिले के थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश के संदर्भ में डिस्कस किए हैं। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में जो सत्याग्रह हुए हैं, जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, उनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिवीजन करें दोस्तों, रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।